अस्सलामुअलैकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं साथिया और मैं हूं नुज़हत नूर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर लेंगे। आगाज में ही आपको बताएं कि 18वीं तरमीम के तहत गिलगित बल्तिस्तान को मजीद हकूक दिलवाना पीपल्स पार्टी का हदफ है। इस बार कोई उनसे नशिस्त नहीं छीन सकेगा और गिजर की तीनों नशिस्तें पीपल्स पार्टी जीतेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का जलसाए आम से खिताब, कहा हम जीत कर आइन का तहफ्फुज़ यकीनी बनाएंगे। पीपल्स पार्टी वादे करती है तो पूरे करके दिखाती है। हम मिलकर शहीद भुट्टो के नामुकम्मल मिशन को मुकम्मल करेंगे। शहीद बेनजीर भुट्टो ने गिजर को डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने गिलगित को शनाख्त दी है। अब नई नस्ल की जिम्मेदारी है कि वो हकूक के असूल की जिद्दोजहद को आगे बढ़ाएं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने दावा किया है कि गिलगित बल्तिस्तान में पिंड बिजली की वसी मौके मौजूद हैं और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बिजली घर कायम करके खित्ते को तवानाई के शोबे में खुद कफील बनाया जा सकता है। गिलगित बल्तिस्तान विफाकी मदद के बगैर भी अपनी सलाहियतों के बलबूते पर तरक्की कर सकता है। हमने शहबाज शरीफ को 2 बार वजीर आजम बनाया। पीपल्स पार्टी इक्तदार में आकर हक के मलकियत से मुतल्लिक कानून साजी करेगी, आईनी तहफ्फुज़ को यकीनी बनाएगी और गिलगित बल्तिस्तान के मुतालिबात को विफाकी सतह पर मौसर अंदाज पे उठाएगी। अगर पीपल्स पार्टी को मैंडेट ना मिला तो दीगर जमातें उनकी मुजाविजा कानून साजी को रोक सकती हैं। कहा 7 जून का वोट गिलगित बल्तिस्तान के हकूक, तरक्की और रोशन मुस्तकबिल के लिए होगा। कौमी असम्बली का बजट इजलास 10 जून को शाम 5 बजे तलब। कौमी असम्बली और सेनेट के बजट इजलास की समरी ईवान सदर को मौसूल हो गई। हुकूमत और पीपी में बजट 10 जून को पेश करने पर इत्तफाक हुआ। हुकूमत और पीपी में गुज़िश्ता रोज मुशावरती नशस्त में अहम ब्रेक थ्रू हुआ। दोनों जमातों के दरमियान पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम का हुजम बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। PSTP का हुजम तकरीबन 200 अरब रुपए बढ़ाया जाएगा। कौमी असम्बली के बजट इजलास से कबल विफाकी काबीना का इजलास भी होगा। विफाकी काबीना का खसूसी इजलास पार्लियामेंट हाउस में बुलाया जाएगा। काबीना के इजलास में विफाकी बजट पर ब्रीफिंग दी जाएगी। काबीना से मंजूरी के बाद बजट दस्तावेज असम्बली में पेश की जाएंगी। कौमी इक्तिसादी काउंसिल का इजलास 8 जून को मुतवक्के NEC का इजलास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत होगा। तरक्कियाती तरजीहात और सालाना इक्तिसादी अहदाफ पर अहम फैसले किए जाएंगे। आइंदा माली साल के तरक्कियाती प्रोग्राम को हतमी शक्ल दी जाएगी। विफाक और सूबों के तरक्कियाती मनसूबों का जायजा इजलास एजेंडे में शामिल। इक्तिसादी नमू और तरक्कियाती अखराजात से मुताल्लिक सिफारिशात तैयार कर ली गई हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मस्जिद की मजमूई तरक्की और नेशनल टैरिफ पॉलिसी 2025 से 30 के नफाज पर अहम जायजा इजलास। वज़ीर आज़म कहते हैं बरामदात पर मबनी तरक्कियाती अहदाफ का हसूल हमारी अवलीन तरजीह है। सरमायाकारों और सनतकारों की सहूलत के लिए नेशनल टैरिफ कमीशन अपना फाल किरदार अदा करे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मसनूई जहानत का इस्तेमाल करते हुए कमीशन में जिद्दत लाई जाए। इजलास में ब्रीफिंग देते हुए हुकाम ने बताया कि नेशनल टैरिफ पॉलिसी 2025-30 के तहत मुख्तलिफ शोबों के लिए टैरिफ में मरहलावार कमी की जाएगी। स्पेशलाइज्ड व्हीकल्स और मशीनरी पर कस्टम्स ड्यूटीज कम की जा रही हैं। फार्मास्यूटिकल सेक्टर के लिए खाम माल पर कस्टम ड्यूटी खत्म की जाएगी। कैंसर की अद्वियात के खाम माल पर कस्टम ड्यूटी खत्म हो गई। तो नाज़रीन, सुपर पावर के सदर की पावर में कमी की करारदाद मंजूर कर ली गई। ट्रंप के हाथ बांध दिए गए। ईरान के खिलाफ कार्रवाई कांग्रेस की मंजूरी के बगैर नहीं हो सकेगी। अमरीकी ऐवानी नुमाइंदगान ने अमरीकी सदर के इख्तियारात महदूद करने की करारदाद मंजूर कर ली है। करारदाद के हक में 215 और मुखालिफत में 208 वोट पड़े हैं। 4 रिपब्लिकन ने डेमोक्रेट्स का साथ दिया है। करारदाद डेमोक्रेट्स की जानिब से पेश की गई थी।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, अमरीकी सदर ट्रंप की ईवान नुमाइंदगान में वोटिंग में हिस्सा लेने वाले रिपब्लिकन अरकान पर तनकीद। कहते हैं रिपब्लिकन अरकान का कदम गैर जिम्मेदाराना और गैर मुहिब वतन है। डेमोक्रेट्स मेरे खिलाफ हैं, वो मुल्क की बजाय मेरी नाकामी देखना चाहते हैं। वोटिंग ईरान के साथ जंग खत्म कराने के आखिरी मुज़ाकराती कोशिशों के दौरान हुई। विजिट देने वाले रिपब्लिकन अरकान सिर्फ दिखावे की सियासत कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम ईरान के साथ जंग खत्म करने के मुआहदे पर दस्तखत के करीब हैं। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ मुज़ाकरात अच्छे जा रहे हैं। मुमकिन है कि हफ्ते के आखिर तक कोई पेशरफ्त सामने आए। मुआहदा होते ही आपना हुर्मुज़ खुल जाएगी। अमरीकी सदर का कहना था, ईरान के साथ मुज़ाकरात दोनों में तय पा सकते हैं। ईरान के अफसुदा यूरेनियम हासिल करना चाहते हैं। अफसुदा यूरेनियम अमेरिका के हवाले करने पर बात जारी है। ईरान कभी जोहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। ट्रंप का मजीद कहना था कि आपना हुर्मुज़ और लबनान के मामले को अलग रखने की कोशिश कर रहे हैं। हमने पहली बार हिजबुल्लाह से बात की है। हिजबुल्लाह ने यकीन दहानी करवाई है कि वो इसराइल पर हमला नहीं करेगा। कबल असी एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा था कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज़ाकरात से मुताल्लिक मंजूरी दे रहे हैं और मुमकिन है कि मुस्तकबिल में किसी मौके पर उनसे मुलाकात भी हो। अमरीकी सदर का ईरान के खिलाफ जंग दोबारा शुरू न करने का इशारा। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर ने अपने मुशीरों को बताया कि ईरान के खिलाफ दोबारा जंग शुरू नहीं करेंगे। मुआवनीन से ईरान जंग पर तफसीली गुफ्तगू की। कहा, जब तक ईरान की जानिब से अमरीकी फौजियों को निशाना नहीं बनाया जाता जंग नहीं होगी। अखबार के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया सफारती हल को तरजीह दे रही है। ट्रंप इंतजामिया जंग को मजीद फैलाना नहीं चाहती। नाज़रीन, स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट मोहम्मद बाकिर कालीबाफ ने कहा है कि किसी भी जारहियत का फैसला कुन और इबरतनाक रद्द अमल देंगे। एक बयान में ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालीबाफ ने कहा है कि अमेरिका और इसराइल के खिलाफ ईरानी कौम ने साबित किया है कि ईरान को धमकियां देने का दौर खत्म हो चुका। इससे कबल एक बयान में उनका कहना था कि अगर इसराइल ने लबनान पर हमले ना रोके तो ईरान न सिर्फ अमेरिका से मुज़ाकरात रोक देगा बल्कि उन हमलों के खिलाफ मजबूती से खड़ा होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि ईरानी फोर्सेस ने दिफा में कार्रवाइयां की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि ईरान उन मकामात पर दिफाई कार्रवाइयां कर रहा है जिन्हें अमरीकी अफ़वाज जंगबंदी की खिलाफ वर्जी के लिए इस्तेमाल करती हैं। किसी भी जारहाना इकदाम का फौरी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। अब्बास अराग़ची ने कहा कि जो कुछ पाबंदियों और जंग से हासिल नहीं हुआ वो मजीद जंग से भी हासिल नहीं होगा। कुवैती एयरपोर्ट पर हमला हमने नहीं किया, अमरीकी दिफाई सिस्टम की खराबी से हुआ। ईरानी पासदारान इनकलाब ने इल्जामात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान ने कहा, एक पैट्रियट मिसाइल को रोकने में नाकाम रहा और वापस आकर टर्मिनल से टकरा गया, जिसके बायस एयरपोर्ट का नुकसान हुआ है। कुवैत ने एयरपोर्ट पर हमले की फुटेज जारी कर दी है। हमले में एक भारतीय शहरी हलाक और 65 अफराद जख्मी हुए हैं। अमरीकी सालसी रंग ले आई। इसराइल और लेबनान जंगबंदी पर मुत्तफिक मुश्तरका एलामिया जारी। फरीकैन 22 जून को दोबारा मेज पर बैठेंगे। हिजबुल्लाह को हमला रोकना और लितानी सेक्टर को खाली करना होगा। जंगबंदी हिजबुल्लाह के हमलों के खात्मे से मशरूत अस्करी तंजीम को जनूबी लेबनान का इलाका छोड़ना होगा। अमरीका की निगरानी में पायलट जोन बनाए जाएंगे जहां लेबनानी फौज का कंट्रोल होगा। पायलट जोन से तमाम गैर रियासी अनासर को निकाला जाएगा। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक जंगबंदी का मकसद खित्ते में कशीदगी कम करना है। इसराइल और लेबनान जामे मुआहदे के लिए इकदाम करेंगे।
तो दूसरी जानिब हिजबुल्लाह ने इसराइल लबनान जंगबंदी को मुस्तरद कर दिया है। कहा, लबनान से मुकम्मल इसराइली इनखला के बगैर कोई मुआहिदा कबूल नहीं है। बेघर अफराद की वापसी, लबनानी कैदियों की रिहाई जरूरी है। लबनान की तमीर नौ भी जंगबंदी मुआहिदे की अहम शर्त होगी। हिजबुल्लाह जंगबंदी मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं थी। मुआहिदा लबनानी मुफादात के मुताबिक होना चाहिए। हिजबुल्लाह ने सदर जोसेफ ऑन को अपने फैसले से आगाह कर दिया है। सिक्योरिटी फोर्सेस की केपी में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयां, 4 खारिज को हलाक कर दिया गया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 और 4 जून की रात डेरा इस्माइल खान और मोहम्मद में कार्रवाइयां की। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना खारिज के हलाक दहशतगर्दों से असलहा बरामद। हलाक दहशतगर्द मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। इलाके को खारिज से पाक करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस का क्लियरेंस ऑपरेशन दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अज़्म इस्तेहकाम के तहत कार्रवाइयां जारी रहेंगी। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान दरियाई चनाब पर अपने हकूक की हिफाजत करेगा। भारत ने चनाब ब्यास लिंक टनल के हवाले से टेंडर तलब कर लिए हैं। ये सिंतास मुआहिदे और कन्वेंशन समेत जेनीवा आबी दीगर आलमी आबी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंदुराबी की न्यूज ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान फलस्तीन पर इसराइली जारहियत की मजम्मत करता है। पाकिस्तान खित्ते में क़याम अमन के लिए बेहतरीन और मुखलिसाना किरदार अदा कर रहा है। अमरीकी वज़ीर खारजा मार्को रूबियो पाकिस्तान के सालसी किरदार की तारीफ की है। पाकिस्तान कुवैत, बहरीन और ईरान पर हमलों की मजम्मत करता है। खित्ते में तमाम रियासतों की सलामती और खुद मुख्तारी की हिमायत करते हैं। सरबराह मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ निजी दौरे पर जनेवा रवाना हो गए। सराय के मुताबिक नवाज शरीफ जनेवा में दोस्तों और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। दौरे के दौरान अहम सियासी उमूर और बाहमी दिलचस्पी के मामलात पर तबादला ख्याल भी मुतवक्के है। कबल असी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ एक रोजा दौरे पर GB गए थे, जहां अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में शुरू होने वाले नए मंसूबों की खुद निगरानी करूंगा। तो गिलगित के अवाम ने फैसला करना है कि कराची जैसी सूरत हाल चाहिए या लाहौर जैसी। खुरम दस्तगीर का हुंसा में मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, नारों पर नहीं अमल पर यकीन रखते हैं। गिलगित बल्तिस्तान का मसाइल हल करने के लिए संजीदा हैं। आबिद शेर अली ने कहा, नून लीग जब भी आई इनकलाब लेकर आई है। कैप्टन सफ्तर ने कहा, मुस्लिम लीग नून सबसे बड़ी अवाम जमात है। नवाज शरीफ ने मुल्की दिफा मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा किया है। और नाज़रीन, वहाँ सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। मुल्की अमन अमान, बैनुल सूबाई ताउन, मनशियात के खात्मे और अवामी खिदमात की बेहतरी समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। मुलाकात में कराची समेत सिंध के बड़े शहरों में मनशियात की रोकथाम और अमन अमान से मुतालिक उमूर पर भी तफसीली बातचीत की गई। मोहसिन नकवी की सिंध हुकूमत को कच्चे के इलाकों में डाकुओं और जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर मुबारकबाद दी। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि विफाक और सूबों के दरमियान मौसर राबता और ताउन कौमी चैलेंजेस से निपटने का बेहतरीन जरिया है। कौमी मफाद के मामलात में तमाम इदारों और हुकूमतों को मिलकर काम करना चाहिए। सिंध हुकूमत जराइम के खात्मे, अमन अमान के कयाम और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी काविशें मज़ीद तेज करेगी। अमन अमान के कयाम और नशियात की रोकथाम में विफाकी हुकूमत हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। विफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि सिंध पुलिस ने चैलेंजिंग हालात में बहादुरी, पेशा वराना महारत और अज़्म का मुजाहरा करते हुए अमन अमान की बहाली के लिए काबिल सताइश किरदार अदा किया। विफाक और सिंध हुकूमत के दरमियान राबतों को मज़ीद मजबूत बनाकर अवामी मसाइल हल किए जाएंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़रई शोबे में इस्लाहात और किसान दोस्त पॉलिसियों के मस्बत नताइज सामने आने लगे हैं, जिसके तहत पंजाब में जदीद ज़रई मैकेनाइजेशन के लिए नए दौर में दाखिल हो गया है। ग्रीन ट्रैक्टर्स, हाईटेक कंबाइंड हार्वेस्टर्स और सुपर सीडर्स की फ्राहमी से सूबे में जदीद काश्तकारी को फ़रोग मिल रहा है, जबकि काश्तकारों को जदीद ज़रई मशीनरी तक आसान रसाई फ्राहम करने के लिए मुतादिद मनसूबों पर अमल दरामद जारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ग्रीन
ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के तहत 9,500 हाई पावर ट्रैक्टर्स पर 10 लाख रुपए फी ट्रैक्टर सब्सिडी दी जा रही है, जबकि 50 से 65 हॉर्स पावर के 10,000 ट्रैक्टर्स काश्तकारों को 5 लाख रुपए सब्सिडी के साथ फ्राहम किए जा रहे हैं। मरियम नवाज की अगले माली साल में काश्तकारों को 20,000 ग्रीन ट्रैक्टर्स देने की हिदायत की है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने मजीद कहा, सुपर सीडर के इस्तेमाल से माहौलियाती आलूदगी में वाज़ेह कमी देखी जा रही है और जदीद तरीन ज़रई मशीनरी का इस्तेमाल वक्त की अहम जरूरत बन चुका है। हुकूमत पंजाब छोटे काश्तकारों के लिए जदीद ज़रई मशीनरी किराए पर हासिल करने की सहूलत भी फ्राहम कर रही है, ताकि महदूद वसाइल रखने वाले किसान भी जदीद ज़रई टेक्नोलॉजी से फायदा उठा सकें। पंजाब का डिजिटल इनकलाब, IT और मसनूई ज़हानत के मंसूबों के लिए अरबों रुपए मुख्तस जनूबी पंजाब स्मोक कंट्रोल और एक्सपोर्ट सेक्टर हुकूमत की अवलीन तरजीहात करार दिया गया। पंजाब में समाजी तहफ़्फ़ुज़, डिजिटल गवर्नेंस और ब्रॉडबैंड तोसी के लिए बड़े मंसूबे तैयार किए गए। पंजाब बजट 2026-27 की दस्तावेज़ात TV टुडे ने हासिल कर ली। वज़ीर आला पंजाब के फलाही और तरजीही मंसूबों के लिए रिकॉर्ड फंड्स मुख्तस करने की तजवीज़ है। पंजाब ADP में नई स्कीम्स का हुजम 54 अरब रुपए से तजावुज़ कर गया है। पंजाब को डिजिटल, ग्रीन और एक्सपोर्ट पर मबनी मशरत बनाने के लिए बड़े तरक्याती मंसूबे तैयार किए गए। खबरें और भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। हाजिर होते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आपको बराह रास्त लेके चलेंगे इस्लामाबाद की जानिब, जहां पर अमरीकी नाज़िमुल अमूल नेटली बेकर इजहार ख्याल कर रही हैं। Genuine personal bonds that exist at the highest levels of our two governments, and of the extraordinary trust and regard that President Trump has for Pakistan's leadership. I have been honored to witness and to support this transformation. Pakistan has been an extraordinary host to me, to my team, and to the most consequential diplomatic moments of this era. Secretary Rubio and President Trump have both made clear how highly they regard this partnership. President Trump's personal engagement, from welcoming the Prime Minister and the Field Marshal to the White House to picking up the phone at critical moments of regional crisis, reflects a conviction that runs deep within this administration, that a strong Pakistan is good for America, and that a strong America is good for Pakistan. Behind our achievements is a team of dedicated professionals on both sides of our partnership. Our U.S. mission in Pakistan, which includes our embassy here in Islamabad and our consulates in Karachi, Lahore, and Peshawar, represents one of the largest American diplomatic missions in the world. Over the past year, my team has worked tirelessly, processing visas, advancing trade and investment, deepening security cooperation, supporting American citizens, and executing high-stakes visits and negotiations under extraordinary conditions. They have done all of this with professionalism and dedication that humbles me every single day, and I'm proud beyond measure to lead them. And then there is Islamabad's finest hour of modern history. In April, Islamabad became the venue for the highest level talks between the United States and Iran since the 1979 revolution. Pakistan, by having good ties with both Tehran and Washington, and by playing no part in the conflict, was uniquely positioned to bring these two adversaries together. Even many Pakistanis said it felt surreal. It was Pakistan's moment, and Pakistan rose to it. The U.S. mission played its own quiet but essential role, coordinating logistics, managing communications, and supporting a delegation of hundreds through some of the most sensitive negotiations in recent memory. We were there for every moment, and the professionalism and quiet determination of our Pakistani partners during those days was nothing short of extraordinary. I'm proud to have served alongside you. I also want to speak tonight about something more personal, about what it has meant to travel this remarkable country, to go beyond Islamabad, and to see Pakistan through its people and its places. This past February, I had the joy of attending Basant in Lahore, the revival of that legendary kite festival after nearly 2 decades. Standing on a rooftop in the heart of the old city, as thousands of kites climbed into a pale winter sky, the air alive with color, music, and laughter, it was one of the most purely joyful moments of my diplomatic career. Basant is Lahore's soul made visible.
Its return is a gift to Pakistan and to the world. I've traveled to the heartland of interior Sindh, to communities far from the headlines, where the hospitality is as vast as the landscape, the culture and religious diversity are as rich as the history of the people of this nation, and where the partnership between our two countries takes its most meaningful form in agriculture, in manufacturing, in the quiet work of people building better lives for their families. Those visits grounded me. They reminded me why this work matters. I want to say a word too about sports, because sports are diplomacy by another name. The United States is in the midst of what we proudly call the Decade of Sport. We're hosting the FIFA World Cup 2026, the largest in history, with 48 nations competing across the United States, Canada, and Mexico. And we will follow that in 2028 with the Summer Olympics and Paralympic Games in Los Angeles, and at least 10 other major sporting events through 2034. President Trump has made clear that this is a once-in-a-lifetime opportunity to showcase the beauty and greatness of America to the world, and we intend to make the most of every moment. Here in Pakistan, I had the honor of launching the FIFA World Cup 2026 countdown together with the Pakistan Football Federation, the first such event hosted anywhere in the world. Pakistan is at the heart of it. This country manufactures world-class footballs that will be used on pitches from New York to Los Angeles, from Toronto to Mexico City. When fans around the world watch the beautiful game this summer, they will be watching, in a very real sense, a product of Pakistani craftsmanship and skill. And of course, Pakistan's love for sports goes far beyond football. I've come to deeply appreciate the country's passion for cricket. I attended the Pakistani Super League finals last year and witnessed the Lahore Qalandars win. I've cut the ribbon on a new high-performance center in Islamabad and celebrated as U.S. investors work to build a winning PSL team. I've seen the way sports lift communities, unite generations, and tell the story of a people. In Pakistan, like in my home state of Texas, sports are not only recreation, they're identity. Sports represent another thread in the fabric of friendship between our two nations. To Prime Minister Sharif, your steady leadership, your personal commitment to this partnership, and your vision for Pakistan's future have made everything we have built possible. The friendship between you and President Trump reflects something real, a shared belief that strong nations led by strong leaders can accomplish things the world once thought impossible. President Trump sees in you a leader of exceptional capability and resolve. You and Field Marshal Munir are two of our most trusted partners in the region and globally. To the people of Pakistan, you have welcomed me with a generosity of spirit that I will carry with me for the rest of my life. From the staff of this embassy and our consulates, who work every single day with dedication and grace, to the Pakistani officials and civil servants who have partnered with us at every level, to the entrepreneurs, the students, business leaders, and ordinary citizens who believe in what our partnership can deliver, thank you from the bottom of my heart. Others drew on ideas such as dignity, freedom, and justice that belong to all of humanity. And those ideals resonate wherever people aspire to build something worthy of their children. When we say that our partnership is built on mutual respect and shared values, we mean it. We do not come to Pakistan as a superpower bestowing favor. We come as a nation that needs true partners to navigate and increase. Dear friends, the United States is home to some of the finest and outstanding hospitals in the world, where doctors and medical experts from across the globe, including many outstanding Pakistanis, work together to save lives and restore hope. Ladies and gentlemen, our two countries have worked closely at the most consequential moments of our history, whether it be the Soviet invasion of Afghanistan in the 1980s or the global war order from 2001 to 2021. Last year
following India's unprovoked aggression after the Pahalgam incident, it was President Trump's timely and most decisive intervention that resulted in a ceasefire between Pakistan and India on 10th May last year. We shall forever remain grateful to President Trump for restoring peace in South Asia and saving millions of people. In this context, he will always be remembered as a man of peace. Ladies and gentlemen, today Pakistan is proudly but humbly, playing a sincere role as mediator between the United States and Iran. We are grateful for the trust reposed in Pakistan by both these countries. Here, I would like to especially acknowledge and appreciate the untiring efforts of Field Marshal Sayyid Asim Munir in advancing Pakistan's sincere efforts for regional peace and stability. As I speak, these efforts continue with the support of Iran and United States, and let's hope and pray to Allah Almighty that we achieve long-lasting peace as early as possible. Last week, Deputy Prime Minister Ishaq Dar and Secretary of State Marco Rubio had an excellent meeting in Washington where they discussed bilateral as well as regional cooperation. Ladies and gentlemen, in conclusion, as we celebrate 2.5 centuries of America's remarkable history, culture, and innovation, I once again extend our heartfelt congratulations to President Trump, the people of the United States, and to you and your colleagues on this wonderful evening. Ladies and gentlemen, this speech will be incomplete if I did not say this. Let me say, Shah Jahan, Natalie Baker, you have been an excellent representative of the United States in Pakistan. Through your energetic, passionate, and sincere engagement, and this is not lip service, these words are coming from the core of my heart, and active diplomacy, you have helped bring our two countries even closer together. I also wish to commend the dedicated team at the US Embassy and its consulates across Pakistan, whose tireless efforts continue to strengthen and deepen the enduring partnership between Pakistan and the United States, which is already achieving new heights. May the friendship between our two great nations continue to flourish in the years ahead, and may the stars that shine on the flags of our two nations continue to illuminate a future of peace, progress, and shared prosperity for our peoples. Thank you. Long live Pakistan-United States friendship.